So, friends, we are live and we are right now broadcasting to some 150,000 people. So, Bhaskar, uh, a warm welcome to you from Gesu community. Thank you very much, sir. Thank you very much. Gesu community, and we are also broadcasting it to Ujjain Wale group because Gesu is part of Ujjain. We believe it's an integral part of Ujjain, and we want to share all your experiences with उज्जैन वाले फ्रेंड्स एज वेल। Right. तो जब हम उज्जैन वालों से ही बात कर रहे हैं तो हम अंग्रेजी में बात क्यों कर रहे हैं, ऐसा मेरे दिल में आता है। और तो हिंदी में बात करें। I'm fine. बिल्कुल ओके बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो दोस्तों, आप सब लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपसे आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ जो युवा साथी जुड़े हैं, भास्कर लक्ष्यकार, वो गेसु, जिसे हम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन कहते हैं, के एलुमनाई हैं। और साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि एक आईएएस ऑफिसर है। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश लघु गृह उद्योग निगम के एमडी हैं और एमएसएमई के डायरेक्टर। तो दोस्तों, एक ऐसी हस्ती के साथ बात करने में आज सचमुच बहुत खुशी हो रही है। और वो सिर्फ हस्ती ही नहीं है, हमारे बीच के अपने हैं। तो इस खुशी के साथ बात शुरू की जाए। शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो भास्कर, मैं जब आपका बायोडाटा देख रहा था, जब आपके बारे में समझ रहा था कि अब मैं जब बात करने जा रहा हूँ भास्कर लक्ष्यकार के साथ, तब सबसे पहले तो मैंने आपके जो बड़े बड़े डेजिग्नेशन है उनको थोड़ा सा एक तरफ किया, वरना दिल से दिल की बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। तो मैंने कहा मैं व्यक्ति से व्यक्ति की बात करेंगे, दिल से दिल की बात करेंगे, एक गेसुआइट दूसरे गेसुआइट से बात करेंगे। तो उसी स्पिरिट में ये बात आगे बढ़ाते हैं। तो जब आपका बायोडाटा में देख रहा था तब उसमें मैंने देखा कि गेसु से पास आउट होने के बाद आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में गए। तो मेरे दिमाग में एक सवाल कौंधा कि जनरली लोग जो होते हैं वो अगर एमबीए करना हो, हायर स्टडीज करना हो, तो दूसरी तरह के इंस्टीट्यूट की तरफ भागते हैं। आपके मन में फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जाने का कि क्यों सूझी आपको? मैं जब थोड़ा जानना चाहता हूँ, हम थोड़ा खंगालना चाहते हैं कि ये जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा है उसके पीछे क्या है। एक्चुअली सर क्या है, सबसे पहले तो मैं इस सवाल का जवाब दूं उसके पहले मैं थैंक यू आपको और सारे जो भी लोग इसमें इस पूरे इवेंट में जुड़े हुए हैं और इस इवेंट को जो एक हम लोगों ने एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से आगे तक ले जाने का जो प्लान किया है उसके लिए मैं शुक्रिया करता हूँ और बधाई भी देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल ये है कि मेरे जो रास्ते वो थोड़े टेढ़े मेढ़े टाइप के रहे हैं। ओके। कभी इंजीनियरिंग करने पहुंच गए, फिर कभी यहाँ पहुंच गए, फिर अल्टीमेटली एंडेड अप एट समथिंग एल्स। ओके। इसका क्या है रीजन कि जब इंजीनियरिंग कर रहा होता है कोई लड़का तो उसके पास सबसे बड़ी एक जो चुनौती होती है वो है अच्छा जॉब पाने की। बिल्कुल। और करियर के या उसके प्रोफेशन के नाम पर उसको जो समझ में आता है वो ये आता है कि मुझे एक अच्छी जॉब होना चाहिए। वो कोई हॉबी, कोई पैशन वगैरह वगैरह टाइप की चीजों में नहीं उलझता, वो ये सब दिमागी फितूर मानता है। और वो सोचता है कि मुझे कोई ऐसी जॉब मिल जाए जो जिसमें बढ़िया अपना अच्छा पैकेज वैकेज अच्छा हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो तो व्हेन आई वाज डूइंग इंजीनियरिंग एंड आफ्टर दैट लाइक सब लोगों के सामने रास्ता रहता है कि अब इसके बाद में क्या करना है, गेट करना है, कहाँ जाना है। देन आई थॉट कि आई विल अपीयर फॉर कैट और ओके। एमबीए करूंगा। उस समय जब आप एमबीए करने के बारे में सोच रहे होते तब आप वास्तव में एमबीए के बारे में नहीं सोचते, बल्कि आप उससे मिलने वाली जॉब के बारे में सोच रहे होते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। तो मेरे दिमाग में ये जरूर था कि प्रोबेबली आई विल बी अ मिसफिट इन दिस
in this glamorous world of MBAs loaded with marketing and finance and this all kind of degrees, मुझे मुझे ऐसा लगता था कि शुरू में भी लगता था कि कोई ऐसा जॉब हो जिसमें थोड़ा शांति टाइप का हो, मतलब ओके, लेट मी कन्फेस इट। तो आई वाज इंटरेस्ट, और दूसरा मुझे लगता था कि कुछ मुझे रूरल मैनेजमेंट के क्षेत्र में कुछ काम करना है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर तब भी नहीं था, लेकिन ये था कि कुछ रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ काम करना, ये दिमाग में ये क्लैरिटी जरूर थी। So we had limited options, like one was IRMA and then one was IFM. These are two institutes for. Then there are some more institutes also, but at that time I was aware about these three institutes only. I appeared for CAT and then I got selected in IFM. I did my forest management with my major in microfinance and rural livelihood. तो ये बेसिक आइडिया उसके बारे में। तो रियली जो लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं तो जरूर ये जानकर एक आश्चर्य तो हुआ होगा कि कोई व्यक्ति का मन रूरल डेवलपमेंट में भी हो सकता है, क्योंकि जनरली जब लोग बात करते हैं जॉब की, सब लोग आज की तारीख में सब TCS जाना चाहते हैं, इन्फोसिस जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि फिर उसके बाद कहीं फॉरेन में कोई हमारी पोस्टिंग हो जाए। बहुत सारे गेस्टवाइट्स हमारे बहुत सारे देशों में फैले हुए भी हैं। तो मैं अब एक चीज और पूछूंगा, तो एक तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात की हमने, उसके बाद अब माइक्रो फाइनेंस जो कि फिर एकदम ग्रास रूट पर होता है, उसमें आपने स्पेशलाइजेशन कर लिया। एक्चुअली ऑप्शन जो थे क्योंकि एक मेजर सब्जेक्ट एक लेना होता है फाइनल ईयर में जाकर के, तो आई ऑप्टेड फॉर माइक्रो फाइनेंस एंड इन द फाइनल सेमेस्टर आई ऑप्टेड फॉर रूरल लाइवलीहुड। So because that was not only in vogue but also it was like जो one of the best उस समय जो कैंपस सिलेक्शंस हो रहे थे वो माइक्रो फाइनेंस में हो रहे थे। तो फिर थोड़ा सा चूंकि इंजीनियरिंग बुद्धि तो थोड़ी सी थी, तो थोड़ा फाइनेंस वगैरह में इंटरेस्ट भी आता था। सो आई थॉट though microfinance is only like it's not hardcore finance, it's more of a it's amalgamation of several other disciplines. Then I decided कि इसमें ऐसा करते हैं कि माइक्रो फाइनेंस में कर लेते हैं और थोड़ा काम भी करने को मिलेगा और थोड़ा दाम भी मिलेगा। काम दाम दोनों चीजें चाहिए। तो दाम कहाँ पर मिले भास्कर इसके? then I started working with a company called SKS Microfinance. I worked there for around 1 year. Then now that company has been rechristened as in a different name. Then I worked for around 3 years with a corporation called MicroSave as microfinance consultant. And that was quite a big exposure for me to understand the entire scenario of industry, because a consultant has a bird's eye view as well as वो पूरा बारीकी से भी देखता है, दोनों चीजें होती हैं। So that is one beautiful thing that I acquired. No, I should say this is a small world, because in some way I am also connected to MicroSave. Great. I do some creativity training. I have done creativity and innovation training with MicroSave. So I understand where you are coming from. So MicroSave and especially the microfinance domain is very complex, and you have to work on a very practical level. You have to think like, you have to be street smart to think solution for that domain, because things are not clear cut, things are not established. So now tell me, working in microfinance, how it helped you? What skills you learned in that? Actually, when we work in private sector and not only private sector, किसी भी सेक्टर में हम जब काम करते हैं तब तो हमारे सामने जब हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जब हम आइसोलेशन में काम नहीं कर रहे हैं, in that case one has to have the network, one has to have the social capital, one has to have this kind of capability
टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस विच आर डुएबल सॉल्यूशंस, जो करे जा सकते हैं। मतलब दुनिया में ज्ञान तो हर तरफ उड़ रहा है, मतलब वो या ज्ञान का हम करें क्या? वो मतलब आप कहीं भी पत्थर मारें, दो चार ज्ञानी निकल ही आएंगे, लेकिन उस ज्ञान का हम करें क्या जब तक कि वो ज्ञान आपके इम्प्लीमेंटेबल नहीं हो? आई तो थिंक जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। या राइट। carry on, yes। तो जब हम किसी प्राइवेट सेक्टर में एक कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं, तो ये हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि क्लाइंट का क्या डिमांड है। ये जो दूसरे के जूते में अपना पैर डाल करके देखने की जो क्षमता है, ये बहुत जरूरी क्षमता है किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में, बी इट पब्लिक सेक्टर, बी प्राइवेट सेक्टर। इवन इफ यू, अगर आप अपने घर पे किराने की दुकान चला रहे हैं तो ये जो बेसिकली ये है कि द अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ कस्टमर, अंडरस्टैंडिंग डिमांड ऑफ द क्लाइंट, ये बहुत बहुत जरूरी चीज होती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लर्निंग जो मुझे लगता है कि मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के शुरुआत के 2-3 साल में सीखी। And I think it is a big skill because yes, as a consultant, whatever we suggest, we also have to help them implement it. वेरी ट्रू। और अगर नहीं हुआ तो हमारे हाथ पकड़ लेंगे, आपने तो कहा था होने वाला है। बिल्कुल। So fantastic, a very good learning. And to all my guest white friends, I think we should note it down because when we are making our knowledge bank, I think this is one very important thing that we must put in certain documentation. So, Bhaskar, after this, you did the job for 2-3 years. But then, how then you started thinking about IAS? How and when that penny dropped that you need to be or you want to be an IAS officer? In 2008, I think I gave a serious thought to the idea. Okay. सिविल सर्विसेज हमेशा से ही एक जनरली किसी भी व्यक्ति को आप देखेंगे हु इज कमिंग द मिडिल क्लास बैकग्राउंड इन इंडिया, स्पेशली इन द सेंट्रल इंडियन पार्ट, एंड देन दिस इज अ कॉमन ड्रीम जो सब लोग कभी ना कभी देखते हैं, सोचते हैं, बट आई कुड नॉट डेयर फॉर इट। ये मुझे कहना चाहिए कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कभी शुरुआत के 4-5 साल तक। सोचते थे हम लोग, कभी दोस्त लोग हम बैठ करके हॉस्टल में सोचते थे कि देना चाहिए एग्जाम, बट उसके बाद जैसे ही वो महफिल खत्म होती थी उसके बाद वो आइडिया भी ड्रॉप हो जाता था। बट इन 2008, mid 2008 or something, then I realized कि ये this is high time और अगर अभी करना है तो कर लेते हैं, because at that time I was crossing like 26-27 years, 26। तो तब मुझे लगा कि अगर अभी कर लेते तो कर लेते, बाद में तो फिर मतलब पछताने के अलावा कुछ रहेगा नहीं। ओके, तो आई गेव इट अ ट्राई। ओके, मैं यहाँ बीच में एक छोटा सा इंटरप्शन करना चाहता हूँ। और मैं जैसे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, तो हम बैकग्राउंड बैक स्टोरी में जाते हैं, कभी कभी कैरेक्टर की, हीरो की बैक स्टोरी में जाते हैं। यहाँ 2-3-4 चीजें मेरे दिमाग में मिल रही हैं, आई एम गेटिंग क्यूरियस जी। तो पहली बात तो वो रूरल में मेरे दिमाग में क्वेश्चन अभी तक है कि आखिर वो इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर छोड़ के किसी व्यक्ति का दिमाग रूरल सेक्टर में कैसे लग सकता है, मेरे दिमाग में सवाल है। दूसरी चीज, तुमने ये भी कही कि मिडिल क्लास एक फैमिली से होने के कारण कहीं ना कहीं एक तरह का जज्बा, एक तरह की रुकावट थी दिल में, लगता था हम हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो जरा मुझे पीछे लेके जाओ और मुझे ये बताओ कि थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताओ, कहाँ थे, कहाँ रहे, कहाँ पले, कहाँ बड़े हुए, अपने परिवार के बारे में, तो हम समझे तो सही कि ये जो आज उड़ान भरी है इसकी शुरुआत कहाँ से। मैं पहले एक शेर सुनाऊं सर आपको? ओके, क्या बात है, इरशाद। कहाँ से इब्तिदा कीजिए, बड़ी मुश्किल है दरवेशो, कहानी रात भर की है कहानी उम्र भर की है, जलसा रात भर का है। तो इतने सारे डिटेल्स को to confine these all things in 45 minutes, 1 hour will be very difficult.
however फिर भी थोड़ा सा I'll try. एक झलक तो मिले। एक्चुअली सर ये है कि आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ आई वाज बोर्न इन कन्यादाना, दैट इज नियर बाय विलेज। फिर उसके बाद मैं आई डिड माय प्राइमरी स्कूलिंग फ्रॉम देयर, देन आई वाज शिफ्टेड टू शिवपुरी। तो उसके बाद तो फिर वहाँ से प्राइमरी स्कूलिंग गांव में हुई थी, तो ये किस तरह का स्कूल था भास्कर? these all are like गांव में जनरली जैसे स्कूल होते हैं वैसे ही था। इट वाज तो ये जैसे प्राइमरी। जो सरकारी स्कूल होते हैं खपरेल के बने हुए, प्राथमिक पाठशाला। मतलब खपरेल तो नहीं थी, ये छत हाँ थी। लेकिन यस हाँ, यस। प्राथमिक एंड देन पाठशाला जो सरकारी स्कूल होता है वही था। हाँ, इट वाज ओके। दैट ओनली। और उसके बाद मैं अप टू 12th आल्सो लाइक एक्सेप्ट 1 or 2 years सारा सरकारी स्कूल ही रहा मेरा। और उसके बाद व्हेन आई डिड माय 12th, आफ्टर दैट देन आई जॉइंड, फिर पीटी दे करके फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गए थे। तो तो उस समय तक भी कुछ एक चीजें का शौक जैसे हो गया था। दैट वाज वन ऑफ दोज थिंग्स वाज कि मुझे पढ़ने का शौक हो गया था थोड़ा। अरे क्या बात है, क्या शौक पाला तुमने। एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ पढ़ते रहते थे हाँ वो। हाँ तो there was a library where I used to go, and I used to borrow the book, and the librarian was also always like surprised कि ये लड़का कौन सी किताबें ले जाता है, मतलब ये तो इसकी उम्र के हिसाब से काफी आगे की ये किताबें पढ़ रहा है। बट दैट वाज वन गुड थिंग विच आई ऑलवेज चेरिश, कि उसकी वजह से एक आपका एक्सपोजर, एक आपकी सेंसिटिविटी, और अप टू लार्ज एक्सटेंट एक जो जो वर्ल्डली नॉलेज है वो सब में थोड़ा थोड़ा इजाफा हो जाता है। आपकी लैंग्वेज सुधर जाती है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े से बेहतर हो जाते हैं। दीज ऑल थिंग्स लाइक इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ हॉबी। तो वो एक अच्छी चीज हुई। इवन व्हेन आई जॉइंड कॉलेज, देन आल्सो मी एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स यूज्ड टू बोरो मैगजीन्स फ्रॉम जो अपने कॉलेज में जो लाइब्रेरी थी उससे, और और पढ़ते रहते थे। बाद में हम लोगों ने भी अपने हॉस्टल में भी एक लाइब्रेरी हम साथियों ने शुरू करी थी। तो मुझे उस चीज का बड़ा फायदा मिला। और मुझे लगता है मैं जब भी सजेस्ट करता हूँ किसी को, आई ऑलवेज सजेस्ट इफ यू वांट टू गो इन सच काइंड ऑफ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जॉब्स जिनमें आप करते हैं, तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आपके पास में खूब सारा पढ़ा हुआ होना चाहिए। दैट इज वन थिंग बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि स्पेशली आई थिंक तो आप छोटे शहर से हैं, छोटे गांव से हैं, वो कोई मायने नहीं रखता, कहीं ना कहीं किताबें वो फासला पार देती हैं। बिल्कुल पार्ट देती है। और मैं इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा कि जैसे कई दफा मुझे लोग कहते हैं कि मतलब छोटे जगह से आकर के और हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ करके ये हुआ वो हुआ, मतलब मैं उसको बहुत ही उसके साथ में विनम्रता के साथ में धन्यवाद भी करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है मुझसे बहुत ज्यादा संघर्ष वाले लोगों को मैंने देखा है। माय फादर वाज इन गवर्नमेंट सर्विस, ही वाज अ टीचर, तो कभी हम लोगों को कोई ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज नहीं थे। बट आई हैव सीन पीपल हु हैव मेड इट बिग एक्चुअली, जो बिल्कुल जो मजदूरी करते थे या जिनके पेरेंट्स बिल्कुल गाँव में थे। एंड आई हैव सीन माय फ्रेंड जिन, तो मुझे लगता है उनका संघर्ष मेरे संघर्ष के सामने बहुत बड़ा संघर्ष है। एंड द रियल अचीवमेंट इज ऑफ दोज पीपल, नॉट ऑफ माइन इन दैट सेंस। मैं समझ गया। एंड दैट ह्यूमिलिटी आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी मस्ट ऑलवेज अंडरस्टैंड। पर फिर भी आज का जो माहौल है, आजकल के जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं स्पेशली जो गांव में नहीं रहे हैं और जिन्होंने उन दूसरे लोगों को देखा नहीं है जी, उनको कभी कभी लगता है कि हम कॉन्वेंट में नहीं पढ़े हैं तो हमारा कोई ड्रॉबैक है। या तो उन लोगों के लिए तो तुम एक मिसाल हो ही, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। तो मेरा कहना है कि यस, देयर आर पीपल जिन्होंने आपसे ज्यादा संघर्ष किया है। तो पर फिर भी आई थिंक एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट है भास्कर लक्ष्यकार। कभी कभी भास्कर क्या होता है, मैं जब लोगों के साथ काम करता हूँ, वो जो एक्सट्रीम केस होते हैं ना,
लोग उनको एक तरफ कर देते हैं कि ये तो अपवाद हैं, ये तो अपवाद है, या हमारे जैसे लोग नहीं। पर जब हम तुम्हारे जैसे लोगों से बात करते हैं तो तुम अपवाद नहीं हो, तुम हमारे बीच के ही कोई हो, और उसके बाद तुमने ये किया है तो ज्यादा रिलेटेबल हो जाता है। एक चीज मैं सॉरी सॉरी आप, एक चीज मैं ये सोच रहा था कि बहुत बार जब आदमी जब सक्सेसफुल हो जाता है, देन देयर आर सेवरल स्टोरीज अराउंड हिम। बिल्कुल बिल्कुल। मैं और बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं जो कि आजकल जैसा कोट अनकोट जो आजकल जो सब चल रहा है मीडिया मैनेजमेंट और इस सब के थ्रू, बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं विच आर प्रोपेगेटेड डेलिबरेटली, विच आर इंजीनियर्ड स्टोरीज। मेरा ये कहना इंजीनियर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा संपर्क भास्कर के साथ छूटा है अभी, पर हम इंतजार करते हैं, तो फिर आएंगे। और तब तक अगर हम समराइज करें कि अभी हमने जो बातचीत की है उनमें से क्या हमारे काम की चीजें हमको मिली है, क्या इंस्पिरेशनल हमको अभी तक मिला है। मैं आपके सवाल भी इस दौरान देख रहा हूँ ताकि मैं भास्कर के साथ बात कर सकूं। मुझे भास्कर मेरे ख्याल से फिर जुड़ गए हमारे साथ, और हाँ भास्कर कहीं कनेक्शन शायद टूटा था। राइट। हाँ। तो सर मैं उसमें यही कह रहा था कि हम ये जो कहानियां हैं, मोटिवेशनल कहानियां, इनका रोल होता है लोगों को, लेकिन मोटिवेशनल कहानियों से बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो। बिल्कुल। कि फला व्यक्ति ने ऐसा कर दिया और उसको हम सच मान करके देवता ना बना दें। ये सिर्फ आज के कन्वर्सेशन के बारे में नहीं, बल्कि इन जनरल भी मैं कहता हूँ कि जो परख करके किसी चीज को ग्रहण करने की जो बात है, वो आदत हम लोगों को जनरली अपने बीच में रखना चाहिए, स्पेशली जो एस्पिरेंट्स हैं, किसी चीज के लिए एस्पायर कर रहे हैं उन लोगों को। अभी अभी जिस तरीके से कई दफा आप देखते होंगे कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, किसी प्रोफेशनल के बारे में, या फिर किसी सेलिब्रिटी या फिर किसी ऑफिसर के बारे में पचासों चीजें फेसबुक और सोशल मीडिया पर इस तरीके से बताई जाती हैं, एंड पीपल थिंक दैट दोज थिंग्स आर ट्रू, और अकॉर्डिंगली दे मेक देयर माइंड, विच आई थिंक किसी की सफलता को हम कंटेम्प्ट की नजर से भी ना देखें, लेकिन उससे कोई ऑ स्ट्रक भी नहीं हो जाने की जरूरत है। दैट बैलेंस वन एस्पिरेंट हैज टू स्ट्राइक। मुझे अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे पूरी तरह सहमत हूँ भास्कर आपके साथ, और इसलिए भी कि आयरनिकली मैं स्टार न्यूज में क्रिएटिव हेड था, और जब न्यूज में कहानी आती है तो किस तरह से आती है, और टीआरपी पे आने के लिए उसका किस तरह डिजाइनिंग होता है, मैंने बहुत करीब से देखा है। और शायद मैं कुछ मायनों में जब अंदर बैठा था तो गुनाहगार भी रहा हूँ। You know it better, sir. आई नो इट, और मैं पूरी तरह तुम्हारी बात से सहमत हूँ। बहुत सारे जो हमको लगता है रोल मॉडल्स हैं, वो रोल मॉडल होते नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे आसपास के जो लोग हैं जिनको हमने करीब से देखा है, जब उनको हम देखते हैं ना तो हम कहीं ज्यादा अच्छी तरह रिलेट कर पाते हैं। अरे यार इसने कर लिया तो मैं तो कर पाऊंगा। वहाँ ये नहीं होता है कि अरे यार भास्कर लक्ष्यकार महान है, वो लेता है भास्कर ने कर लिया तो यार हम क्यों नहीं कर सकते। आई थिंक दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिवेशन। और कई लोग मुझसे बोलते हैं कि आप बोल लेते हो मंच पे चढ़ के तो हम भी बोल लेंगे। मैंने कहा आओ यार जरूर बोलो, मैं तुम्हारी हेल्प भी करूंगा अगर कर सकता हूँ। तो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट एंड वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट। और तो आगे बढ़ते हैं, तो हम वापस आते हैं। मैं लोगों को कहीं ये बताना जरूर चाहता था कि भास्कर लक्ष्यकार ने स्ट्रगल किया ऐसा नहीं है, पर फिर भी एक जो एक आम हिंदुस्तानी होता है उसी तरह की जिंदगी जी। हिंदी मीडियम में पढ़ने के बाद आज यहाँ तक पहुंचे,
उसको मैं कम से कम ऑन रिकॉर्ड तो रखना चाहता हूँ। उसको हम मोटिवेशन के लिए रखें या ना रखें, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो कुछ गांव के बच्चे होंगे जो शायद उनको लगेगा कि अच्छा भास्कर सर ने किया है तो चलो हमारे लिए भी उम्मीद तो है, हम भी कर तो सकते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब तैयारी आपने शुरू कर दी अपने आईएएस के एग्जाम की, तो उस तैयारी के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनाई थी, क्या सोचा था? मैं शुरुआत वहां से करता हूँ कि मैंने when I gave a serious thought and I decided to quit the job. So I ओके। went to my boss and I told him कि साहब मुझे आप माफ करिए और मैं तो जा रहा हूँ. Then he was also surprised कि मतलब it was a very good package and everything was good and I was also enjoying the job. And then he asked why are you leaving and then I told him my whimsical dream. तो then he said कि अच्छा ठीक है चले जाओ, मतलब लौट के तो आओगे. Then he was very nice in that sense. He told me कि you need not to resign, you can take a long leave. So I, ओके। yeah, so he was a kind enough and he said कि आप छुट्टी ले लो. And then I took leave and सरप्राइजिंगली ये हुआ कि इन दैट सेंस मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं लगा फॉर द प्रिपरेशन एंड ऑल, क्योंकि कुछ बेसिक तो ठीक थे ही और कुछ पढ़ते भी आ रहे थे कंटिन्यूअसली पिछले 5 7 8 10 साल से. तो एक बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर थे, कम्युनिकेशन थोड़ी ठीक ठीक थी. तो और किस्मत, मैं हमेशा कहता हूँ, अभी मैं फ्यू डेज बैक आई वाज रीडिंग अ बुक ऑफ श्री यशवंत सिन्हा, रिलेंटलेस. उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसमें वो 2 3 जगह उन्होंने इस चीज का उल्लेख किया है कि ये जो किसी चीज का जो श्रेय होता है ना, द क्रेडिट फॉर एनीथिंग, वो यहाँ लिखा होता है. वो बहुत बहुत बार आप कोई चीज बहुत सहजता में हो जाती है, बहुत बार आपसे बहुत मेहनत के बावजूद नहीं होती. दीज ऑल आर थिंग्स ऑफ, मैं हमेशा ये कहूंगा कि जो लक है वो एक कंपोनेंट होता है. हालांकि इस स्टेटमेंट के अपने खतरे हैं. इस स्टेटमेंट से शायद लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं इस पे 2 मिनट बताना चाहूंगा कि एक तो है टैलेंट. तो टैलेंट तो आपका जो, जिसको हम कहते हैं गॉड गिफ्ट हो सकता है, लेकिन टैलेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है मेहनत. टैलेंट में यदि कमी होगी तो मेहनत उसको कंपनसेट कर देती है. और इसके बाद में जब दाल बन जाती है ना, तो उसमें नमक डालने का काम करता है किस्मत. तो ये जो थोड़ा सा जो किस्मत का कंपोनेंट है, वो कई दफा आपको थोड़ा सा जल्दी सफल करा देता है, कई दफा थोड़ा सा देर से सफल कराता है. लेकिन मेहनत और टैलेंट, अगर इन दो का कॉम्बिनेशन है, तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को कभी कोई जीवन से निराशा नहीं हो सकती. तो बेसिकली ये तो इसेंशियल फैक्टर्स हैं. लक बोनस है, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा. एग्जैक्टली, है ना. पर मेहनत और टैलेंट, प्रिपरेशन, ये तो इम्पोर्टेंट है ही. ये बिल्कुल है ना. तो ये मेहनत, पर ये जहाँ तक मेरी समझ है आपका सिलेक्शन पहली बार में हो गया ये. हाँ. तो आपने ऐसा क्या किया था? आपने पढ़ाई का कोई तरीका अपनाया था? कुछ तो किया होगा जो लोगों के साथ हम शेयर कर सकते हैं, हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो उससे कुछ सीख सकते हैं. मैंने इसमें किया ये था, अगर मैं इसको सही सही बोलूं तो मैंने मन लगा के पढ़ा था. ओके. जो कि मैं पहले नहीं पढ़ता था. इंजीनियरिंग के दौरान में मुझे नहीं लगता कि बहुत ही, शायद से 2-5% लोग ही होंगे जो मन लगा के इंजीनियरिंग पढ़ते होंगे. गेसू में तो कम से कम हम जानते हैं. हाँ, तो आई वाज आल्सो नॉट एन एक्सेप्शन. तो आई वाज ऑलवेज वेरी लेथार्जिक. देयर वाज ऑलवेज लैक्सिटी ऑन माय साइड. हमेशा कम से कम ड्यूरिंग इंजीनियरिंग डेज तो कम से कम ऐसा ही था. फाइनल ईयर में आकर के थोड़ा होश आता है, लेकिन समझ कुछ नहीं आता. होश तो आता है, समझ कुछ नहीं आता था अभी. तो देन एनीवेज, तो जब मैं इसके लिए गया था ना, मैं क्योंकि जॉब से लीव विदाउट पे पर गया था, तो
तो मुझे लगता था कि भाई हर महीने मेरा इतने इतने का नुकसान हो रहा है और मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। ये बात साल भी भर सही। मैं पढ़ा भी नहीं और हम्म, मेरा पैसे का भी नुकसान हो गया। सो हम्म, इट एक्चुअली मोटिवेट्स विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिक टू यू। तो ओके। तो उस समय में चूंकि आई ऑप्टेड फॉर द सब्जेक्ट्स व्हिच वर क्लोज टू माय हार्ट, तो वो सब्जेक्ट लेकर के और थोड़ा और चूंकि जनरल स्टडीज वगैरह थोड़ा ऑलरेडी बेहतर थी, तो बहुत ज्यादा उसमें समय नहीं लगा मुझे। मैं ये जरूर कहूंगा कि फर्स्ट स्टांस में सिलेक्शन हो गया, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके पीछे तैयारी तो काफी वर्षों की होती है। आपके सबकॉन्शियस में यू आर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, यू आर गैदरिंग द नॉलेज, देन यू आर प्रोसेसिंग दैट नॉलेज, यू आर कन्वर्टिंग दैट इनटू द रिटन आंसर्स। तो ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं शामिल होती ही है। इफ यू थिंक, इफ समवन थिंक्स कि मैं आज शुरू करूं और एक साल में कर लूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल, सिंपली नॉट पॉसिबल। तो कोई जानना चाहता है कि आपके सब्जेक्ट क्या चूज किए थे आप? मैंने सब्जेक्ट, एक तो अर्लियर देयर वर 2 सब्जेक्ट्स, अभी द सिस्टम हैज चेंज्ड। तो पहले एक मैंने हिंदी लिटरेचर लिया था एंड सेकंड वाज हिस्ट्री दैट आई हैड ओके, ऑप्टेड। ओके। तो आपका कहना है कि मन लगाकर पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और दूसरी चीज है आप एक ही साल में तैयारी कर लेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, तो जो पहले मेहनत की है वो भी काम आने वाली है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही काम आएगी, वही काम तो आएगी। जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं अभी, उनको मन लगाकर कॉलेज में भी पढ़ते रहना है। ये है सलाह या तो मैं नहीं? ये सलाह तो मैं नहीं दूंगा। अच्छा, नहीं नहीं। बिकॉज 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 फिर वो, बिकॉज देन दे वोंट मिस कॉलेज। जा you 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 miss the college not for studies, for sure. ओके। या तो मुझे एक चीज बताइए कि ये अकेले तैयारी कर रहे थे इसकी, या और भी दोस्त साथ में थे? नहीं, मेरे साथ में सच वी वर शेयरिंग अ फ्लैट, वो तो था। बट मेरे साथ से मतलब मेरे आसपास के बैचेस वगैरह के नहीं, ऐसे ऐसे नहीं लोग तो थे, ओके, थे। ओके। I was quite, I started preparing quite late actually. हम्म। Most of the people like start preparing after graduation. I started preparing after like 6 years of 5 years of passing out from graduation. हाँ, मतलब नौकरी करने के बाद फिर तैयारी में हाँ, जुटना, खासकर ये बहुत कठिन काम है। और एंड आई लाइक वन थिंग फ्रॉम व्हाट यू सेड, कि फिर मैं जब तैयारी कर रहा था और अगर पढ़ नहीं रहा, तो लग रहा था पैसा भी चला गया और तैयारी भी नहीं हुई। आई थिंक दिस इज वेरी, दैट्स अ कंसल्टेंट्स माइंड। कैसे हाँ, हम टाइम शीट के हिसाब से बिल करते हैं क्लाइंट को, तो राइट, लगता होगा इतना पैसा आज मेरा चला गया यार, और मिला कुछ नहीं बदले में। आई एग्जैक्टली एग्जैक्टली। थिंक आई थिंक दैट थिंकिंग, इफ आई वांट टू पैराफ्रेज इट, ROI on your time is very important to monitor. That's what I am taking out from what you're saying. कि हर दिन आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो कितना रिटर्न उसमें से मिला। मिला। खाली किताब लेकर बैठने का फायदा नहीं है। That return on your studies, return on your time is very important. So that's Few, great. right, few skills are also like they help you. Actually, it makes your effort efficient effort. Like if one can read faster, if one can write faster, Mhm. the grasping capacity is always different for different people. But Mhm. if you have some basic skill set, तो मुझे लगता है कि उससे थोड़ा एफर्ट्स जो है ना, वो आपके एफिशिएंट एफर्ट्स हो जाते नहीं, मुझे मतलब आई एम ए ट्रेडर, तो मेरा दिमाग यहाँ चलता है कि इसमें से क्या लेकर क्या सिखाया जा सकता है। एंड आई एम गेटिंग सो मेनी पॉइंटर्स right now, which I will share with everyone later on, some different time. अभी मैं आपकी कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। हैं। जी, तो आपने तैयारी कर ली, एग्जाम में पास हो गए, आपके पास एक चिट्ठी आई होगी कि भास्कर आपका सिलेक्शन हो गया है, अब इंटरव्यू के लिए जाना है। कहा जाता है कि IAS का इंटरव्यू बड़ा कठिन है, और कुछ लोग जानना चाहते हैं कि उस इंटरव्यू को टैकल करने के लिए कुछ तैयारी की थी या कैसे हुआ? एक तो मैं सभी को ये मुफ्त की सलाह देना चाहूंगा कि जितना वो फेसबुक वगैरह पे आता है ना कि आईएएस सेंटर में हाँ, पूछ गया ये सवाल, ऐसा कोई सवाल नहीं होता है। चलो वो भाई। कम से हाँ, उसको तो बिल्कुल मतलब, अगर ऐसी कोई कम्युनिटी पर भी आप हैं तो ये पाप है उस कम्युनिटी ओके, पर होता है। You ओके, should, ओके। मतलब one should in a lighter vein I am saying कि one should unsubscribe such kind of communities. Actually
मिथ्स बहुत सारे हैं. My board was of Mr. K.K. Paul, who was the governor of Uttarakhand also later. तो पहले he was ex police commissioner Delhi. So he was, I mean, he was known, his credentials were like always known as कि he is very averse and very reluctant to take Hindi medium guys. Okay. So since I was bilingual, so I did not have that kind of hesitation. बट हमेशा ये रहता था कि अब ये हिंदी मीडियम से जिसने फॉर्म भरा है उसको इनके बोर्ड में नंबर मिलते नहीं है. Okay. So when I appeared for interview, one thing I was very sure that I have nothing to lose. मैं Okay. मतलब इस कमरे में मतलब से बाहर निकलूंगा तो या तो मैं कुछ पाके निकलूंगा, नुकसान कुछ नहीं होना, नुकसान कुछ भी नहीं होना है. So and the interview was very good. और probably I received very high marks despite like कि उनके जो फेम था उनका जो कि ये नंबर नहीं देते हैं, बट आई गॉट वेरी 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 गुड मार्क, वेरी डिसेंट मार्क. तो जो क्वेश्चंस होते हैं, दोस क्वेश्चंस आर नॉट लाइक कि जैसा वो फेसबुक या जो इंटरनेट पर जो सर्कुलेट होते रहते हैं. क्वेश्चंस आर वेरी पीछे की दीवार का रंग कौन सा है और सीढ़ियां कितनी थी जब तुम आए थे. नो वन आस्क्स सच काइंड ऑफ सिली क्वेश्चन. सर्टेनली जैसे अगर हम ये देखें कि हम एक इंटरव्यू में बैठे हैं और तो हम क्या चीजें देखेंगे. जो अभी इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं उनमें से बहुत सारे लोग कैंपस सिलेक्शन या अपने एंटरप्राइजेस के लिए इंटरव्यू करते होंगे. So what kind of questions they ask? The same questions are asked by the aspirants also, कि by the interviewers of UPSC also. तो वो भी हमेशा जनरल क्वेश्चंस ही होते हैं. You have to be clear. You should know the voice modulation if it is possible. You should not be mechanical while replying. You should not be speaking untruth things which are not true. You should behave what you should act what you are. मुझे लगता है वो एक चीज है जो कि किसी भी इंटरव्यू के लिए ट्रू है. हर एक इंटरव्यू के लिए ये लागू होती है. I think that authenticity, that genuineness, because these interviewers, they are very very experienced and they can always look through you when you are faking anything. Very true. And they are very seasoned people. So I think being what you are is one of the best things in such kind of scenario. So friends, I put your question to Bhaskar and I'm sure that you got an answer, very clear cut answer to it. And तो भास्कर मैं आगे का सवाल पूछना चाहता हूँ कि तैयारी हो गई, सब कुछ हो गया, and finally you are now selected for IAS, the most coveted service in India. And what happened? How you felt? उसके बाद कैसा लगा? जिंदगी में क्या बदलाव आए? Like I was sleep, मतलब जब ये रिजल्ट आया तो ऑब्वियसली बहुत देर तक तो आपको विश्वास नहीं होता है. जैसे ऐसा ही विश्वास नहीं होता जैसे मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि मैं इंजीनियरिंग फाइनल ईयर बिना फेल हुए पास हो गया. क्योंकि अभी भी सपने, मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि आई स्टिल समटाइम्स हैव दिस काइंड ऑफ नाइटमेयर कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ और लिख नहीं पा रहा हूँ, पेन खत्म हो गया या मैं एंट्री नहीं कर पा रहा हूँ. तो दैट इज ऑन अ नाइटमेयर साइड. और अगर मैं उसको पॉजिटिव तरीके से देखूं तो ये कि अभी भी कई दफा विश्वास नहीं होता है. बट लाइफ चेंजेस लिटिल बिट. आपको ये लगता है, यू फील the sensitivity and the gravity of the position that you probably would be holding very soon. और उसके अलावा फिर ये भी लगता है कि आपके पास में बहुत बार हम लोग सोचते, कई दफा मुझसे पूछते लोग, बुलाते हैं कि आप थोड़ा इस पे तैयारी वगैरह पर आप बताइए. देन आई ऑलवेज pose one question before them कि why do you want to get selected? आप सिलेक्ट क्यों होना चाहते हैं, आप क्यों बनना चाहते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव आंसर कि वो बनना क्यों चाहते हैं. दे से कि मतलब अच्छी जॉब है, ये है वो है.
माई आंसर मे बी लाइक लिटिल बिट थेरेटिकल, बट मुझे हमेशा ये लगता है कि जैसे जैसे आईएएस हो या कोई सी भी चीज हो, आपको वो करना चाहिए जिसमें आप खुश हो सकें। मैं ये बहुत शिद्दत से इस चीज को महसूस करता हूँ। And that's why when people say it is a coveted job and it may be perceived as coveted, but it is not the best service. The best service or the best job, the best profession is the profession which you like yourself. मुझे हमेशा ये लगता है। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाता है और देन यू रियलाइज द थिंग्स अराउंड यू, देन यू फील कि अब हम लोग अपने आप के अलावा दूसरे के लिए भी कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, वाकई में सोचते हैं। और चीजें जो एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर जो पूरे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो या कोई सी भी चीज हो, या जो भी सिस्टमैटिक चेंजेस जो हैं, वो ऐसे ही लोगों के द्वारा लाए जाते हैं who have an empathetic heart for other people, who have empathy for other। तो बहुत बार हम लोग जब किसी किसी जगह से गुजर रहे होते हैं तो हमको लगता है कि अरे ये तो चीज ठीक नहीं है, इसको कुछ करना चाहिए। ये जो कोट अनकोट है ना, कुछ करना चाहिए, ये कुछ, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। सो ये जो कुछ करना चाहिए और कर क्या सकते हैं के बीच का जो गैप है, दिस गैप इज फिल्ड बाय दिस सर्विस। कोई व्यक्ति इज फिल्ड बाय दिस सर्विस। ओके। क्योंकि हम में से हर व्यक्ति दुनिया को बदलना चाहता है, दुनिया को अच्छा करना चाहता है, लेकिन अपने आसपास अच्छा करने की हमारी क्षमताएं सीमित हैं। दिस सर्विस, दिस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड्स यू दैट काइंड ऑफ एवेन्यू कि आप इसमें कुछ लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए भी कर सकें, साथ ही साथ में जो आप सिस्टमैटिक चेंजेस कुछ करना चाहते हैं वो भी आप कर सकें। कम से कम हिंदुस्तान में तो आप बिल्कुल कर ही सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा रास्ता ये सर्विस खोल दे। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है, आप बिल्कुल सही कहा। आज की तारीख में ऐसे बहुत लोग हैं जो सोचते हैं कि हमें कुछ करना है बट कैसे करें। फिर जनरली वो किसी एनजीओ के साथ जाके कुछ करते हैं या कहीं पर कुछ चैरिटी करते हैं, कुछ पैसा देते हैं। पर सिस्टेमेटिकली सस्टेनेबल लेवल पर कुछ चेंज करना है तो आई थिंक आईएएस इज दैट काइंड ऑफ सर्विस। तो आज जो हमारे सुनने वाले हैं उनमें से किसी के भी दिल में वो जज्बा हो कि मुझे देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, तो दिस इज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ, आज भी कई लोग सोचते हैं कि क्या हमारे देश का जो वातावरण है उसमें एक आईएएस ऑफिसर को पूरी आज़ादी मिलती है उसका काम करने के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि यू आर लिसनिंग इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। जो भी लिमिटेशंस होंगी, कोट अनकोट होंगी, लेकिन उसके बीच में अगर आपके दिल में एम्पैथी है तो आप अच्छा काम कर सकते हैं और एक अच्छा माध्यम हो सकता है। आई विल जस्ट लाइक ब्रेक फॉर हाफ अ मिनट। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ जो मैं भूल जाऊंगा अदरवाइज अगर मैं नहीं कहूंगा तो। बहुत बार वाइल यू आर प्रिपेयरिंग और प्रिपरेशन के अलावा भी जब आप जॉब में भी होते हैं तो दे आर ऑलवेज लाइक ग्रेप वाइन रूमर्स अबाउट अराउंड यू। हमेशा मतलब कुछ ना कुछ और होता है। जब आप किसी वर्क स्पेस पर आप काम कर रहे होते हैं तो आपके कुलीग्स हो सकते हैं, द पीपल हु आर जेलस विदाउट एनी रीजन वो हो सकते हैं। मेरा लोगों से जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो प्रोफेशन में भी है, सबसे मेरा एक अनुरोध ये कि मतलब बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और बाकी आप गर्दन भी काट के रख देंगे तो लोग कहेंगे टेढ़ी कट के रखी है। अरे तो क्या बात तो हाँ। तो आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते किसी की। जो ग्रेप वाइन रूमर्स हैं, जो अफवाह हैं, और ये जो अगर हम इसी में सोचते रह जाएंगे फला ने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, देन यू विल मेक योर लाइफ हेल। तो मुझे लगता है थोड़ी सी मोटी चमड़ी भी कुछ चीजों में जरूरी, जरूरी है। जी बहुत अच्छा। ये बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताया भास्कर। थोड़ी मोटी चमड़ी नहीं होगी
एंड वी आर सेंसिटिव टू ईच एंड एवरीथिंग, तो हम तो बिन पेंदे के लोटे की तरह आज इधर और कल उधर जाएंगे। और आप दुखी होते रहेंगे, दूसरा व्यक्ति आपके बारे में कुछ भी कह करके चला जाएगा। अभी जब शुरू किया था तब से अभी तक मैंने जो पूरी कहानी आपसे सुनी है, जो सब बातें सुनी है, आई थिंक बीइंग ऑथेंटिक एंड नोइंग व्हाट यू वांट टू डू, जैसे आपने कहा आईएएस करना क्यों चाहते हो, आई थिंक दैट व्हाई क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो अंदर छुपा हुआ है, दैट्स हिडन, बट लेट अस टेक इट आउट, द व्हाई क्वेश्चन। आप जो भी करना चाहते हैं वो करना क्यों चाहते हैं, अगर वो क्लैरिटी आपके मन में है तो आप हर हाल में कुछ अच्छा काम कर पाएंगे, मन का काम कर पाएंगे, आप एक चेंज ला पाएंगे। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं आपसे अब एक दो सवाल और पूछना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि जब आप एक आईएएस के रूप में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आती हैं जी, तो उन सिचुएशंस के बीच में डिसीजन लेने पड़ते हैं, और तो कभी कभी बहुत क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो इतने वर्षों में, आज 10 साल के करीब आपका एक अनुभव है, तो आपके पास कुछ थम रूल्स बने हैं, कुछ आपकी गाइडलाइंस हैं कि डिसीजन लेना है तो इन चीजों का ध्यान रखना है? मुझे लगता है ये डिसीजन के जो थंब रूल्स हैं ये सिर्फ मेरी सर्विस के लिए नहीं बल्कि किसी के लिए भी लागू हो सकते हैं। यूजफुल होंगे, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मुझे लगता है किसी भी ऑफिसर में आई थिंक देयर आर 3 बेसिक एलिमेंट्स जो किसी भी ऑफिसर में होने चाहिए। एक तो उसका नॉलेज होना चाहिए जो हम कर रहे हैं, बिकॉज वी आर बाउंड विद डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वन शुड हैव नॉलेज। दूसरा, उसमें समझ होनी चाहिए, द कॉमन सेंस विच इज मोस्ट अनकॉमन, समझ होनी चाहिए। और तीसरा तीसरा मुझे लगता है उसमें साहस होना चाहिए। तो ये जो ज्ञान हो, समझ हो, और ज्ञान और समझ के साथ में साहस हो, ये साहस बहुत बड़ी चीज है। और साहस एक ऐसी चीज है जो कि मतलब उसमें आपको कोई सिंघम नहीं बनना है कि आप कोई तलवार भांजते हुए निकल गए। साहस बेसिकली आपकी आपके आपके मन की जो शक्ति है उसी का प्रतिबिंब है। तो साहस बहुत जरूरी है। डिसीजन मेकिंग में आपकी कुछ गट फीलिंग भी हो सकती है, वो आपकी रिस्क एपिटाइट पर निर्भर करेगी कि आप कितनी रिस्क ले सकते हैं किसी डिसीजन के लिए, और आप किस लेवल पर हैं आप डिसीजन मेकिंग में। कई दफा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है। In that case, one has to show the daring also, and the common sense also. One has to have good communication skill with the people. वो एक चूंकि हम लोग एक पब्लिक इंटरफेस के रूप में भी काम करते हैं, इसलिए लोगों के बहुत ज्यादा हमारा राब्ता होता है। तो लेकिन मुझे लगता है डिसीजन मेकिंग के लिए ये चीजें जरूरी है। और फिर अल्टीमेटली जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है डिसीजन मेकिंग के लिए, वो ये है कि एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट डिसीजन वो है क्या, मतलब इस डिसीजन के मार्फत हम पहुंचना कहाँ चाह रहे हैं। So in private sector it can be like कि जो प्रॉफिट लाइन हो सकती है, बॉटम लाइन हो सकती है कुछ, या कोई और चीज हो सकती है। एचआर के लिए कुछ दूसरी चीज हो सकती है। इन पब्लिक सेक्टर या जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं सरकारी, इसमें तो इसका फर्क लोगों पर क्या पड़ेगा, एक कॉमन पीपल पर क्या पड़ेगा, वो चीज हमारे लिए एक बेंचमार्क हो सकती है। तो हमेशा डिसीजन के लिए द थिंग्स आर वेरी क्लियर कि आपके डिसीजन का प्रभाव किन लोगों पर पड़ने वाला है और कैसा पड़ने वाला है। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इनमें से मुझे लग रही है। तो साहस, जो अक्सर डिसीजन मेकिंग के जब कोर्स होते हैं ना, उसमें वो साहस, उस इक्वेशन में कहीं साहस नहीं होता है। वो जब हमारे प्रैक्टिकल अनुभव से आता है, आई थिंक दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड तो कहीं ना कहीं साहस, वो अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो सेंस ऑफ कमिटमेंट, कि अब मैं ये कर रहा हूँ और मैं इसके साथ अब कमिटेड हूँ, अच्छा होगा बुरा होगा जो होगा मैं इसके साथ कमिटेड हूँ। और दूसरी चीज आपने जो बोली कि एक फोरसाइटेडनेस होना चाहिए कि इसका प्रभाव क्या होगा, और स्पेशली जो जिन लोगों के ऊपर इसका प्रभाव होगा उनके ऊपर प्रभाव कैसा होगा।
तो जी आई थिंक जैसे चेस प्लेयर करता है, अगर ये चाल चलूंगा तो उसके बाद दूसरी चाल क्या हो सकती है और तीसरी चाल क्या हो सकती है, आई जी थिंक उस तरह की क्विक समझ एक अधिकारी में होना चाहिए और एक बिजनेसमैन में भी होना चाहिए। मैं जिन चतुर बिजनेसमैन लोगों के साथ मैंने काम किया है, वो कहीं जी ना कहीं समझते हैं कि उनका हर डिसीजन बहुत लंबे प्रभाव देने वाला है। तो दिस वाज फैंटास्टिक। मैं अब आपसे एक दो सवाल और ये पूछूं, जो जनरली मैं, जब हम अचीवर्स से बात करते हैं या लोग जो कुछ अलग काम कर रहे हैं उनसे बात करते हैं, तब एक सवाल जनरली मैं पूछता हूँ कि जी आपकी जिंदगी में कोई टर्निंग पॉइंट था क्या जो आपको याद है? टर्निंग पॉइंट ऐसे कई सारे हैं मेरी तो ओके। मैं एक्चुअली ऐसे ऐसे ही घूमता रहा हूँ, तो कई सारे टर्निंग पॉइंट्स आते रहे हाँ हाँ हाँ। ओके। एक्चुअली। लेकिन जो मेटाफोरिकल टर्निंग पॉइंट है, जो बिफोर आफ्टर जैसा टर्निंग पॉइंट बिफोर आफ्टर यू कैन से वन थिंग, मतलब आई वाज व्हेन आई वाज वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर ओनली, देन आई है। हैड, अगर मैं उसको देखूं कि इस सर्विस में आने के बारे में एकदम फाइनल फाइनल स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेरा कब हुआ। I had a हम्म very bad. I had a. I was traveling towards northeast, हम्म and by some mistake, I had to sit in the police thana for an entire day, and ओके। that was like a very humiliating experience for me because it was 2008 only, हम्म February 2008. हम्म So that one day, so that experience actually the kind of humiliation which you are not accustomed to ever. So हम्म the kind of treatment which we are not used to. So that हम्म kind of treatment when you meet, then it becomes like very non-digestible thing for you. And हम्म then one realizes ki what I am such a petite person before these guys, and I am not able to even register properly. हम्म For no fault of mine, I am sitting here for the entire day हम्म under some suspicious kind of thing. हम्म So then I did. So that was that. You can say that was one turning point. That then I decided that I should appear for UPSC. That is one thing. Like then there was another one turning point when I was already when I had come in service. मैं नौकरी में आ गया था and I was CEO जिला पंचायत. ओके। So CEO Zilla Panchayat is basically a body which looks after the rural development thing. So one day I was visiting a village and then ऐसे बैठ करके जो ग्रीवांस रिड्रेसल टाइप का हम लोग कर रहे थे डिस्कशन, एंड वन गर्ल टोल्ड मी, शी वाज लाइक 13-14 ईयर्स, कि साहब हमारे यहाँ टॉयलेट नहीं है, आप टॉयलेट बनवा दो. तो मैंने कहा टॉयलेट तो बन जाएगा, जैसे जैसे सीक्वेंस में नंबर आता जाएगा वैसे वैसे टॉयलेट बन जाएगा. बट देन आई रियलाइज्ड कि वो ही वाज ब्लाइंड. एंड देन शी while describing the thing, she told me कि साहब मैं जब सुबह जाती हूँ बाहर तो लोग कंकर मार देते हैं, because she is blind, she cannot even see कि who is कौन परेशान कर रहा है. ये कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं उस व्यक्ति की दृष्टि से, उस व्यक्ति की नजर से. कभी हम सारे होशियार लोगों के दिमाग में कभी ये आए ही नहीं कि एक अंधे व्यक्ति को और एक अंधी लड़की को कितनी परेशानी होती होगी बाहर जाने में. तो दैट वाज वन थिंग विच मूव्ड मी. फिर वो जो सरकारी हेल्प है वो तो करी ही, और उसके अलावा फिर और भी हम लोगों ने भी आइडेंटिफाइड सच काइंड ऑफ डिसेबल्ड पीपल. फिर उनको अलग अलग तरीके से काफी सारी उनको मदद करी. बट दिस इज वन थिंग विच इज कॉमन, लेकिन हम लोगों में से किसी का नजर ही ध्यान ही नहीं गया कि एक अंधी अंधी लड़की को, 14-15 साल की लड़की है, गांव में रहती है, वो जब जाती है टॉयलेट करने के लिए बाहर सुबह, तो उसके सामने ऐसी परेशानी है जो नाम भी नहीं बता सकती कि कौन लड़का मुझे परेशान करता हो. So these are some of the things which actually turns your thought process. ये आपके दिमाग की ना कई दफा
खिड़की जो बहुत दिखती है कि ये कॉमन है, ये तो ऑब्वियस है, उस ऑब्वियस को खोल देती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे इमोशनल जब वाकयात होते हैं तब सडनली हमारा सोचने का तरीका बदलता है, एक शिफ्ट हमारे दिमाग में होता है। और बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं जनरली ये सवाल पूछता हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि जिंदगी में वो कौन से पल थे जब अचानक बड़े बदलाव आए जिनके कारण जिंदगी में हमारा सोचने का तरीका बदला। हम्म, और तो आज तो हमने बहुत सारी बातें की, हालांकि वाकई सच बात है कि जलसा केवल रात का है और सुनाने के लिए बहुत सारी बातें हैं, पर जी हम भी फिर बैठ सकते हैं। ये जब भी आपको वक्त मिले एक बार फिर बैठेंगे। बहुत सारे सवाल और भी हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। मैं अब आपसे एक ऑब्वियस सवाल हो सकता है, लेकिन फिर भी पूछना चाहता हूँ कि ये जो गेसू में हम जब रहे, गेसू ने जिंदगी में कुछ दिया, उसका कुछ प्रभाव आपकी जिंदगी पर पड़ा, या वहां पे सीखा हुआ कुछ काम आ रहा है क्या? मुझे लगता है वहां पर सीखा हुआ ही काम आ रहा है एक्चुअली। और मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल फ्रैंक, बिल्कुल ब्लंट बात बोले। राइट राइट राइट, आई एम एज ब्लंट एज पॉसिबल। तो हाँ। एक्चुअली आई वाज व्हेन आई वाज डूइंग माय स्कूलिंग, तब तक हाँ। तो इंजीनियरिंग के बारे में ये आइडिया भी नहीं था कि ये हिंदी में होती है, अंग्रेजी में होती है। वी जस्ट हम्म। अपीयर्ड फॉर पीईटी, गॉट हम्म। सिलेक्टेड, हम्म। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया, उज्जैन में चले गए। देन हम्म। देन आई वाज अ हॉस्टलर। तो बिकॉज द लाइफ ऑफ अ हॉस्टलर इज टोटली डिफरेंट। हम्म। मतलब वो कन्फाइंड भी है एक तरीके से, और साथ ही साथ में उसमें एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि आप 24 आवर्स यू आर लिविंग विद योर फ्रेंड्स, यू आर लिविंग Yep. विद योर सीनियर्स। And the great thing about the Gesu hostel is that all the 4 year guys, they stay together, they stay together. तो बाकी तो जो सारी चीजें थी, लेकिन ओवरऑल एक शर्मीला सा एक लड़का आया, उसको मतलब कुछ बाहर का एक्सपोजर भी नहीं है, अंग्रेजी में भी हाथ तंग है सब में, मतलब अंग्रेजी पे मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज वो एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कॉलेज में हाँ, भी रहता है। इंग्लिश। हाँ। हाँ, उसमें उसमें भी हाथ तंग है, थोड़ा एक्सपोजर भी नहीं है बहुत ज्यादा। हम्म। बट hostel supported me like anything, not only me, most of us। हम्म। इसी तरीके से जो चूंकि कॉलेज का जो एनवायरनमेंट ओवरऑल भी हम देखेंगे, कॉलेज का जो एनवायरनमेंट था, ये आपको एक ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग कर देता है। ये आपको एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस देता है, सेंस ऑफ हम्म। प्राइड देता है, और सेंस हम्म। ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। तो जो हम्म। इंडिपेंडेंस, प्राइड और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीजें अगर हम उस अवस्था में, जो हमारी जो एडोलसेंट एज होती है, उसमें हम हम्म। लोग अगर ये चीजें ठीक तरीके से सीखने लगते हैं, हम्म। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अ, हमको कुछ। हाँ। फायदेमंद चीज हमारे लिए हो जाती है हेलो। इसको। जी हाँ, आपकी आवाज बीच में नहीं आ रही थी बस। ओके। तो मैं ये कह रहा था कि एक हाँ। सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, सेंस ऑफ प्राइड और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम्म। ये चीजें ये चीजें इनकलकेट हो जाती हैं उस हम्म। समय में। हम्म। अ, उसके उसके अलावा मुझे लगता है कि जो हमारे दोस्त हैं वो तो आपके हमेशा रहते ही हैं, बिकॉज इन प्रोफेशनल लाइफ यू डोंट मेक फ्रेंड्स, यू मेक कुलीग्स। हम्म। while in college you make friends irrespective of the caste, creed, gender। बिल्कुल हमेशा आपको ये लगता है कि ये दोस्त ऐसे हैं, जब जब भी आपको कभी जरूरत लगेगी तो आप बेझिझक बिना किसी फॉर्मेलिटी के आप उनसे बात कर सकेंगे, कभी भी आप बता सकेंगे। कोई उसके बीच बीच में कोई लेन देन वाला रिश्ता ऐसा नहीं रहता। सो दैट, मुझे लगता है वो एक ऐसी कैपिटल है जो हम्म। कि जो कि इनवैल्यूएबल है, उसकी कोई कीमत नहीं आकी जा सकती। तो अब हमने ये गेसु संवाद की एक शुरुआत की है जिसमें हम सब एलुमनी आपस में मिल सके, अलग अलग वर्षों के एलुमनी, मतलब कोई 1966 का है, कोई 2014 का है। तो कैसे हम आपस में मिल सके, इसकी एक शुरुआत ये की है भास्कर। आज आपसे बात करके बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, एक नए पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने का मौका मिला।
और अभी भी कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हमको देना है, जो हम बाद में फिर कभी देंगे। मैं आप सब दोस्तों से वादा करता हूँ कि भास्कर के साथ एक बार फिर बैठेंगे। भास्कर, एक मेंटोरशिप फोरम भी हम शुरू करना चाहते हैं, ग्रेट। जिसमें जो सीनियर लोग हैं वो जूनियर्स को, या नॉट इवन जूनियर सीनियर को, क्योंकि जो अनुभव आपके पास है वो अगर किसी और के पास नहीं है तो उसके पास कैसे जा सकता है। तो would you like to mentor some of the students or the alumni? In Is the whatever in whatever capacity I may be useful for the forum and for yeah. this for the group of alumni and the current students, I will be more than happy. एक Okay. चीज और है कि जब हम लोग जैसे आईआईटी या जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको कहना चाहिए, उन इंस्टीट्यूट के बारे में देखते हैं, द वन गुड थिंग or one decisive factor about their brand and their success is their alumni associations, which probably we were quite weak. और उसमें now we have to, मतलब बीच में अलग अलग स्तर पर बहुत सारे लोगों ने काम किया, बहुत सारे सीनियर्स ने काम किया। किसी एक का नाम लूंगा तो वो ठीक नहीं होगा। नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर तमाम सारे लोगों ने काम किया। और अभी ये बहुत ही अच्छा है कि ये एक गैप फिलिंग का काम हो रहा है। साथ ही साथ में एक एलुमनाई एसोसिएशन जैसा हम लोग कुछ आगे कर पाए, क्योंकि ये हमेशा जब भी हम देखते हैं कि आईआईटी कानपुर या आईआईटी दिल्ली या आईआईएम या इरमा या आईएफएम, ये there is always like a sense of belongingness. You are part of something Yeah, bigger than you. Yes. right. They adhere to each other. कभी भी कहीं पर भी हर शहर में चैप्टर्स बने हुए हैं। हम लोगों के यहाँ पर ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहा। मतलब नहीं रहा से मतलब ये नहीं कि ट्राई नहीं किया, ट्राई सर्टेनली किया। बहुत सारे लोगों ने बहुत आगे तक बढ़कर के भी काम किया। But I think this is high time when we not only formalize this thing, but also propagate it to the larger audience. बिल्कुल। And I congratulate every one of you सर, जिसमें मतलब संजय सर भी हैं और सब लोगों ने, जिन लोगों ने इस पूरी वॉलंटरी टीम है, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और एक अलुमनी एसोसिएशन भी फॉर्मल है, और मेरा ख्याल है वो लोग भी काफी काम कर ही रहे हैं, और आपकी बात उन तक भी पहुंचेगी। सो दैट वाज ग्रेट, एंड मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ एक बार फिर से। और आखिरी सवाल लोग पूछना चाहते हैं कि अब आपका अगला गोल क्या है, अगला कोई लक्ष्य है क्या? आपका नाम लक्ष्यकार है, तो कुछ नया लक्ष्य आप बनाने जा रहे हैं? नहीं, लक्ष्य तो नहीं, अभी मतलब निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, जाना कहाँ मंजिल है ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला जाने। ओके, तो यहाँ पर हम आज इस वार्ता को विराम देंगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों को भास्कर के बारे में कुछ लिखना है, कुछ संदेश देना है, तो आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं। 1 मिनट और है हमारे पास, ताकि उनको पता चले कि आपने इसमें से क्या सीखा या आपको कैसा लगा। 1 मिनट का वक्त हमारे पास। ओके, सो भास्कर, सब लोग आपको धन्यवाद दे रहे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। तो हम यहाँ पर वार्ता बंद करते हैं। थैंक यू सो मच, एंड इट वाज अ फैंटास्टिक सेशन। मेरे को जितना फीडबैक मिल रहा है, एक बार हम फिर मिलेंगे, फिर और चर्चा करेंगे। और शायद सचमुच में ये लॉकडाउन वगैरह सब खत्म हो जाएगा तो पूरी रात भर जलसा करेंगे सब गेसू वाले मिलकर। इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर हम विराम लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।